अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे पाथ एंड फेज डिफरेंस। तो मालूम क्या कर रहे थे, ये कौन सी क्लास है? ठीक है, पाथ एंड फेज डिफरेंस आपने मेरे साथ लास्ट क्लास में किया था और आई होप चीजें समझ आ गई होंगी, देख लिया होगा अच्छी तरीके से। मैं कल की बात को एक दफा रिपीट करता हूँ, कल के सारी जो हमारी डिटेल थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर वेव्स कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हों
और जनरेशन उनकी इन फेज हुई भी हो, तो उनमें फेज डिफरेंस होने की सिर्फ एक वजह होती है और वो है पाथ डिफरेंस। अगर वो कोहेरेंट हो और इन फेज ऑपरेटेड हो तो फेज डिफरेंस की रीजन है सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा। अब पाथ डिफरेंस कितने पे फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, वो यहाँ मैंने डिटेल बनाई हुई थी कल। इसको सिर्फ एक चीज और ऐड कर लेते तो अच्छा हो जाता। एक ये था कि अगर वेव्स इन फेज हैं तो पाथ डिफरेंस था, आपने देखा था एन लैम्डा, और अगर और में फेज डिफरेंस था 2n पाई। ठीक है ना, क्योंकि 2n पाई का मतलब है कि n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3, हाँ, इस तरीके से। सो हमारे पास अगर ये 2n पाई है तो 2n पाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है 0 जब n 0 हो, ये हो सकती है 2 पाई जब n 1 हो जाए, ये हो सकती है 4 पाई जब n 2 हो जाए, 6 पाई जब n 3 हो जाए, लाइक दैट, इस तरीके से। तो n की वैल्यू n इंटीजर है, तो 0 2 पाई 6 पाई 4 पाई ये सब इवन मल्टीपल ऑफ पाई ब्रैकेट्स में लिखा है, जरूर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा हो तो वेव्स हम कहते हैं इन फेज, क्योंकि फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब जीरो ही होता है। वेव्स इन फेज होती हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर आता है। और अगर कभी आपके पास कंडीशन ये हो जाए तो वेव्स आउट ऑफ फेज हैं, इसमें बी एन इंटीजर है, इसमें पाथ डिफरेंस जब हम लिखते हैं ना कि पाथ डिफरेंस है n+12 लैम्डा, तो अगर n 0 होगा तो ये होगा 0.5 लैम्डा, n 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 लैम्डा, n 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5 लैम्डा एंड सो ऑन। सिमिलरली इनके साथ फेज डिफरेंसेस क्या होंगे, फेज डिफरेंस है 2n+1। जब n 0 है, पहला वाला केस, जब n 0 है और पाथ रेफरेंस है 0.5 लैम्डा, तो इस वक्त फेज डिफरेंस n 0 होने की वजह से हो जाएगा पाई रेडियन। अगर ये 1.5 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 3 पाई रेडियन। अगर ये 2.5 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 5 पाई रेडियन, लाइक दैट। तो आई होप ये सारी बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। इनकी रिवीजन के लिए या इनको फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए अगर किसी को इस मैथमेटिक्स में अभी भी प्रॉब्लम है, जरूर देख लेना बेटा। मैं तो आगे बढ़ूंगा, आज इंटेंसिटी करेंगे, इंटेंसिटी वाली वर्कशीट निकाल लेना, उसका प्रिंट निकाल लेना। लेकिन बस कल की बात को रिवाइज करने के लिए क्या हम यूं एक जनरल केस बना सकते हैं कि ये मैं इसी को जो ऊपर लिखा हुआ है ना बॉक्सेस में, इन्हीं को थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। हम लिख सकते हैं कि अगर इफ पाथ डिफरेंस देखना बेटा, जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी बातों को लेके मैं कह रहा था कि इफ द पाथ डिफरेंस इज 0, the phase difference is 0. If the path difference is, for example, 1 lambda, the phase difference is 2 pi radian. अगर पाथ डिफरेंस हो जाए 2 लैम्डा, एक मिनट जरा बेहतर करके लिख, अगर पाथ डिफरेंस हो जाए 1 लैम्डा तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2 लैम्डा तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 4 पाई। और एक और ले लेते हैं बस एग्जांपल, अगर पाथ डिफरेंस हो जाएगा 3 लैम्डा तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 6 पाई। ऐसा ही है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद if the path difference ये बेटा कल ही का रिवीजन हो रहा है। द फेज डिफरेंस इज व्हाट, चेक चेक करें इसको। अगर कोई पार्ट डिफरेंस हो जाए, फॉर एग्जांपल 0.5 लैम्डा,
तो ऐसे में फेज डिफरेंस कितना है, पाई रेडियन, क्योंकि हाफ वेव का फेज होता है पाई। अगर ये हो जाए 1.5 लैम्डा तो फेज डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई। अगर ये हो जाएगा 2.5 lambda, the phase difference will become 5 pi and so on। ठीक है, तो बेटा जो ऊपर वाली कंडीशन नजर आ रही है, फर्स्ट कंडीशन नजर आ रही है, ये कब है, ऐसा कब होता है, जब वेव्स इन फेज है। वेव्स इन फेज है, एक बात। ऐसे में अगर ऐसा है तो हम कहेंगे वेव्स आर इन फेज। नंबर टू, क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला ऐसे केस में क्या है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा, एंड फेज डिफरेंस जो ऊपर लिखा हुआ भी है, फेज डिफरेंस इसमें 2n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर कंडीशन हो ये वाली, तो हम कह सकते हैं इफ दिस इज द कंडीशन, द वेव्स आर completely out of phase, completely out of phase। ऐसे में जो पाथ डिफरेंस है 0.5, 1.5, 2.5, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है n प्लस हाफ लैम्डा, और इसमें फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या है, वो है 2n प्लस 1 पाई। प्लस 1। ठीक है बेटा, ये पूरी कंडीशन सामने लिखी हुई है। ये किसकी रिवीजन है, जो ये ऊपर हुआ है इसकी रिवीजन है। ठीक है जी, और यहाँ तक सारी बातें हो गई हैं। तो राइट, अब अपने पास जल्दी से कॉपी कर लें, इसको क्विकली कॉपी कर लें, टाइम ज़ाया नहीं कीजिएगा इसमें। मैं इसको आपके लिए भेज भी दूंगा। ठीक है, ये था आज की क्लास के लिए पहली बात की रिवीजन। बिफोर गोइंग अहेड एक छोटी सी बात और ऐड करनी है। चलें जी आगे बढ़ें, देखिएगा। बिफोर गोइंग अहेड एक छोटी सी रिवीजन में और हेल्प करनी है कि अगर वेव्स, गौर से देखना बेटा, इफ वेव्स आर आउट ऑफ फेज, अगर वेव्स आउट ऑफ फेज हो, तो ऐसे में हम कहते हैं जो पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस वो है ऊपर लिखा, बार बार रिपीट किया, वो है n प्लस हाफ लैम्डा। ऐसे में n क्या है, n इज एन इंटीजर, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, और ये हो सकता है। जब n 0 होगा तो ये हाफ लैम्डा यानी 0.5 लैम्डा हो जाएगा, n 1 हो जाएगा तो 1.5 लैम्डा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक और तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि इसी पाथ डिफरेंस को, सेम पाथ डिफरेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि हो जाएगा n माइनस हाफ लैम्डा। और ऐसे में n माइनस हाफ लैम्डा में आपके पास इस वक्त n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी बस n माइनस हाफ। जब कभी देखिए बहुत कम होगा, लेकिन देख सकते हैं अगर बेटा n माइनस हाफ है तो n 0 नहीं हो सकता, n इंटीजर है, लेकिन इट इज ऑलवेज 1 or more than 1, it starts from 1, 2, 3 and like this। ठीक है,
तो ये हमारे पास इस तरह की वेरिएशन है, समझ रहे हो। अगर n प्लस हाफ हो तो ये सब कुछ, और अगर n माइनस हाफ भी मोस्ट पॉसिबल है, कुछ क्वेश्चन में दिखेगा, तो परेशान ना हो, n माइनस हाफ होगा तो ये कंडीशन। ठीक है जी, जल्दी से अपने पास इसको भी, इस कंडीशन है ये बेसिकली, इस कंडीशन को भी अपने पास पिक्चर कर लीजिएगा क्विक। n माइनस और n प्लस दोनों चीजें हो सकती हैं। हरी आप बच्चों, हरी आप। क्वेश्चंस की जा रहे हो तुम लोग यार। बेटा जब मर्जी आए n प्लस हाफ यूज करो, जब मर्जी आए n माइनस हाफ यूज करो, बस ख्याल रखना कि n माइनस हाफ हो तो n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इसमें क्या ऐसी बात है, कौन सी ऐसी मैथमेटिक्स है जो परेशान हो रहे हो। तो दोनों हर वक्त सही है, इनमें से कोई सा कभी भी रॉन्ग नहीं है, देर आर ऑलवेज ट्रू, बस n को सही डिफाइन कर लेना। तो ये बेवकूफी वाले क्वेश्चंस जो आपके होते हैं ना, बिल्कुल ही पुअर किस्म की क्वेश्चंस, जिसमें इतनी इजी मैथमेटिक्स है, इसमें तो कम से कम आपको नहीं स्टक करना चाहिए। n प्लस हाफ और n माइनस हाफ में से आप कंडीशंस पूछेंगे मुझसे कि किस कौन सा किस कंडीशन में अप्लाई किया जाए। बस जो मर्जी जब अप्लाई करो, n की वैल्यू को सही ले लेना। n को अगर आप कहते हैं इट्स एन इंटीजर, तो फिर n प्लस हाफ हाफ करना चाहिए, क्योंकि इंटीजर होगा तो वो जीरो से स्टार्ट होता है। और अगर n को डिफाइन कर दिया जाए कि इट्स एन इंटीजर विच कैन नेवर बी जीरो, इट्स वन और ग्रेटर, फिर n माइनस हाफ चल जाएगा। आगे बढ़ो यार। यहाँ से काम कंप्लीट हो गया, मैं इसकी पिक्चर आपको भेज दूंगा, तो आप भी अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ से एक नया टॉपिक आपके पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हम अभी यूं समझो कि वेव के प्रॉपर्टीज और वेव्स के पहले टॉपिक से बाहर आए, जिसका नाम था फेज डिफरेंस, राइट। और फेज डिफरेंस के लिंक्स, पार्ट डिफरेंस, मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज, इन फेज ऑपरेशन, और ये सारी बातों से बाहर आए, और इसको यूज करेंगे अब कुछ टाइम के बाद। लेकिन इस वक्त जो स्टार्ट कर रहे हैं बात, उसका नाम है वेव इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ शुरू कर रहा हूँ, वेव इंटेंसिटी। जल्दी से लिख लें, डेफिनेशन भी लेनी पड़ेगी। मेरा क्वांटिटी नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आपने कभी अपनी फिजिक्स में इससे पहले इस क्वांटिटी को पढ़ा नहीं है, इंटेंसिटी को। हम लाइट इंटेंसिटी जानते हैं बस, और वो भी स्ट्रेंथ और पावर ऑफ लाइट जानते हैं, लेकिन एज ए मैथमेटिकल क्वांटिटीज को नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, जल्दी जल्दी से बढ़ना आगे। बच्चों इंटेंसिटी डिफाइन कैसे होती है, डिफाइनिंग फॉर्मूला इंटेंसिटी का क्या है, कि किसी रेडिएशन या किसी वेव की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे लेनी हो, तो इट इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट, अच्छा पूरा इज पावर पर यूनिट एरिया। तो हाउ इंटेंसिटी इज डिफाइंड, तो लिखिएगा इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। पावर का यूनिट वॉट्स होता था, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता था, राइट, मीटर विद स्क्वायर। तो क्या हम इंटेंसिटी का यूनिट कह सकते हैं कि इंटेंसिटी का यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। हमारी नई लाइन में हम लिख रहे हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, intensity is a scalar quantity and measured in
watt per meter square. It's a scalar and measured in watt per meter square. इंटेंसिटी को एक और तरीके से लिख सकते हो, लिखिएगा वो भी, कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट intensity at a point can be calculated by power intercepted by unit area. Power intercepted by unit area. अब अगर इंटेंसिटी में जो पावर लिखी हुई है, अच्छी तरह देखो, इंटेंसिटी में जो पावर है लिखी हुई, उसकी वैल्यू क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैंने इसको एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख दिया। तो क्या इस इक्वेशन को जो ऊपर लिखी हुई है, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया, मैं इसको रीअरेंज करूं तो क्या हम लिख सकते हैं? ये हो जाएगा ये। अब इसे कैसे पढ़ सकते हैं? इंटेंसिटी की एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन आपके पास आ गई है, हाउ टू रीड इट नाउ एज अ क्वांटिटी। क्या हम कह सकते हैं इस वक्त इंटेंसिटी दिखा रही है कि इंटेंसिटी होती है एनर्जी, इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको एज दिस क्वांटिटी लिखते हैं, यानी कोई नई बात तो नहीं थी इसमें, बस ये कि डेफिनेशन थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव हो गया कि हमारे पास इंटेंसिटी की ये डेफिनेशन क्या है कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी। लिख लो बेटा, अलग वर्ड्स में कहीं लिख लो, इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी इंसिडेंट on unit area in unit time या per unit time. It's energy incident on unit area per unit time. यहाँ तक सही हो गया? अब बेटा जल्दी से बेसिक डेफिनेशंस है, आई मीन डिफाइनिंग फॉर्मूलाज हैं, ये सारे कॉपी कर लो क्विकली। तो ये हो गया एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, राइट, गोइंग अहेड, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशंस हो गई हैं, तो अब थोड़ा सा आगे देख लीजिएगा। इंटेंसिटी एज अ क्वांटिटी, अभी कॉपी नहीं करना, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। इंटेंसिटी किसी वेव की उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये ठीक हो गया तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू दिस। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं के वन कह रहा हूं। ठीक है, ये के वन है क्योंकि विल यूज मोर कांस्टेंट्स, ये के वन है। तो के लिख लें, के वन लिख लें, क्या फर्क पड़ना है? तो ये इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है ना? तो इंटेंसिटी हमारे पास इस तरह से लिखी जा सकती है। तो अब स्टेटमेंट लिखो, इससे रिलेटेड क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, intensity of a wave at a point, intensity of a wave at a point
is directly proportional to the square of wave's amplitude. To the square of wave's amplitude. Square of wave's amplitude. तो आपने लिखा है intensity of a wave at a point is directly proportional to the square of wave's amplitude. ठीक है जी, right. इसका मीनिंग अगर कोई वेव प्रोपेगेट करे, अब ये लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल वेव, कोई सी भी वेव की बात हो रही है, अगर कोई वेव प्रोपेगेट करे, ट्रैवल करे और उसमें लॉसेस हो एनर्जी के, डैम्पिंग हो, उसकी एनर्जी लॉसेस हो, अगर वेव फॉर एग्जांपल इस तरीके से प्रोपेगेट करती हुई जा रही हो और एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इससे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। ऐसा कुछ होता है वेव्स में। अगर वेव का एम्पलीट्यूड इस तरीके से कम होगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन इन द मीडियम, या जैसे भी एम्पलीट्यूड कम होगा, तो हम कह सकते हैं आज की बात से सजेस्ट हो रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव कम होगी। सो अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड कम होता है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो रही होती है। जब एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूं बेटा, इफ एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस टू हाफ, द इंटेंसिटी विल रिड्यूस टू 1/4। ठीक है, चलो जल्दी कॉपी कर लो अब इसको जो सामने बना हुआ है। ड्राइंग में बहुत टाइम नहीं लगाना बेटा। ये जो मैंने लाइन अभी लिखी है, ये लाइन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑर्डिनरी सी बात है, स्क्वायर के साथ रिलेशन है। तो अगर एम्पलीट्यूड हाफ होगा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, और अगर एम्पलीट्यूड 1/3 होगा तो इंटेंसिटी जाहिर है 1/9 हो जाएगी। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स, एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स होगा तो इंटेंसिटी 16 टाइम्स। बस स्क्वायर के साथ रिलेशन है। आगे बढ़ो, डायग्राम पे इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा तवज्जो नहीं दो कि मैंने बहुत प्रॉपर बना के भेजी है, उसमें से बात करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। किसी वेव की इंटेंसिटी, किसी वेव की इंटेंसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेटेड है, और इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के स्क्वायर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास किसी वेव की इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन बनाए तो ऐसे बनता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहला वाला जो केस बनाया था उसमें एम्पलीट्यूड के साथ उसकी वेरिएशन को डिस्कस किया था, तो अगर एम्पलीट्यूड के साथ डिस्कस किया तो हम कह सकते हैं उसका फ्रीक्वेंसी वाज कांस्टेंट, वाज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। इस वक्त जब हम बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं इस वक्त एम्पलीट्यूड हैज टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो हमारा नया स्टेटमेंट क्या बना है, लिखना बेटा जल्दी से। नया स्टेटमेंट लिखो कि द इंटेंसिटी, अलग लाइन में जगह छोड़ के थोड़ा सा प्रॉपर, द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव एट अ पॉइंट is directly proportional, intensity of a wave at a point is directly proportional to square of the wave's frequency. To the square of the wave's frequency. Square of the wave's
frequency. Square of the wave's frequency, right? ठीक है बेटा, अब अटेंशन देना। वेव्स की प्रॉपर्टी ये है कि जब वो एक दफा प्रोड्यूस हो जाए, कोई वेव अपनी सोर्स से निकल जाए, उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, वेवलेंथ बदल सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी वेव की एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो कभी चेंज नहीं होती। वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे, इंटरफेयर कर जाए, डिफ्रैक्शन कर जाए, कुछ भी कर जाए, वेव की फ्रीक्वेंसी वंस प्रोड्यूस्ड हैज टू रिमेन अनचेंज्ड। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कोई वेव इमिशन के बाद इंटेंसिटी में अगर डिक्रीज होगी तो उसकी वजह फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव remains constant. This is why, therefore, any change in intensity, is independent of its frequency. बेटा मीनिंग है कि फ्रीक्वेंसी की वजह से कोई चेंज नहीं एक्सपेक्ट करेंगे हम। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हैज टू रिमेन अनचेंज। हाँ, ये हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग सोर्सेज में से वेव्स निकल रही हैं, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, उन फ्रीक्वेंसीज को यूज करके उनकी इंटेंसिटीज को कंपेयर कर लिया जाए, ये तो हो सकता है। बट फ्रीक्वेंसी की वजह से कोई चेंज आएगा किसी वेव में वंस प्रोड्यूस्ड नहीं आ सकता। ठीक है, ये साइड में लिखा हुआ है सारी चीजें, जल्दी से देखते जाना। ये जो ऊपर दो चीजें आपने पढ़ी हैं, इन तो दो चीजों को अगर कंपेयर करें यानी कंबाइन कर लें, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि, अच्छा एक चीज छोटी सी रह गई, यहाँ लिख देना चाहिए, इधर लिख देना चाहिए कि ये कब ट्रू है, when frequency is constant. When frequency is treated as constant. और ये कब सही होगा? When amplitude remains नहीं लिखना चाहिए बेटा, is treated लिखना चाहिए ना, इसलिए मैं बदल रहा हूँ। When amplitude is treated, अगर हम दो या उससे ज्यादा वेव्स को कंपेयर कर रहे हैं, दो या ज्यादा वेव्स को कंपेयर कर रहे हैं और उनमें फ्रीक्वेंसी की वजह से इंटेंसिटी का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड हैज टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। और अगर फ्रीक्वेंसी की वजह से एम्पलीट्यूड की वजह से देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंटली ट्रीट करना चाहिए। अब किसी ने कहा सुपर पोजिशन में फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, वैसे तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ोगे आगे, लेकिन सुपर पोजिशन जिसको इंटरफेरेंस भी कहते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स अनचेंज रहती है, बाकी चीजें चेंज होती हैं, वो देखेंगे क्या क्या चेंज होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर दो चीजें पढ़ी है मैं उन्हें कंबाइन करने जा रहा हूँ भाई, ध्यान देना अटेंशन से, एक एक चीज को देखो। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अभी भी पढ़ा उसके लिहाज से इंटेंसिटी is directly proportional to a wave's amplitude square and the frequency square if both are changing or if both are different for two different sources. तो क्या हम यहाँ पे combine constant लेके, वहां मैंने k1 k2 इसलिए अलग किया था कि हम k को ना एक जैसा ना समझे, उन्हें इक्वेट ना करवा दें k को। ये दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं, जाहिर है उनके अलग अलग यूनिट्स होंगे k1 k2 के। अब यहाँ कंबाइंड कांस्टेंट है k इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर।
ये अब तक की बात का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। थोड़ा सा इसको प्रॉपर हाईलाइट कीजिएगा, अपने पास लिखिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों में वेरिएशंस कंपेयर कराई जाएं तो फिर इंटेंसिटी देखने के लिए वी नीड टू हैव दिस फॉर्मूला where k is a constant of proportionality। ठीक है, वैल्यूज प्रोवाइडेड होंगी, उनसे हम k की वैल्यू निकाल के काम आगे बढ़ाएंगे, वरना प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लिया करेंगे क्वेश्चंस को। जल्दी कॉपी कर लो बेटा, अब तक की बात की कंक्लूजन हुई है। डन है नाउ फर्दर। बच्चों, वेव्स की या एनर्जी की, रेडिएशंस की दो टाइप की सोर्सेज हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास सोर्सेज की दो टाइप, जो मैं बताने जा रहा हूं उस लिहाज से, सोर्सेज की दो टाइप्स हो सकती हैं। यानी रेडिएशन सोर्सेज, लाइट सोर्स समझ लो, वेव सोर्स समझ लें इसको। रेडिएशन सोर्सेज और भी हो सकती है बेटा, लेकिन हमने दो पढ़नी है। उन दो टाइप्स में से एक वो है जो इमिट करें एक लाइन में, एक डायरेक्शन में, इमिटिंग इन वन डायरेक्शन ओनली। इमिटिंग इन वन डायरेक्शन ओनली, ये कौन सी सोर्सेज हैं? जैसे कोई एक ऐसा लेजर सोर्स हो आपके पास जिसमें से एक बीम निकले लाइट की। कैसे अटेंशन देना? अगर फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से दिस इज द पॉइंट जहां से लाइट इमिट करती है, ये ओपनिंग है जहां से लाइट इमिट करेगी। ठीक है, और यहाँ से लाइट कैसे इमिट करती है मैं बना के दिखा रहा हूँ। लाइट इमिट कर रही है मिसाल के तौर में, से फॉर एग्जांपल लाइट इमिट्स इन दिस वे। अगर ये स्ट्रेट बीम ऑफ इमिटेड लाइट है तो हम कह सकते हैं लाइट स्प्रेड नहीं हो रही, स्ट्रेट जा रही है। यानी स्ट्रेट बीम मैंने वर्ड यूज किया था, सीधी बीम निकल रही है, स्प्रेड नहीं है। नो स्प्रेडिंग, ये सारे वर्ड्स लिख देता हूं मैं, आप भी कॉपी करना, मैं कंप्लीट कर लूं तो। नो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। ठीक है जी, लाइट इमिट्स इन वन डायरेक्शन। बेटा बहुत अच्छी डायग्राम यहाँ बन नहीं रही है स्क्रीन पे, लेकिन बहरहाल समझ तो रहे होगे ना। जैसे लाइट इमिट कर रही है सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, लाइट इमिटिंग इन स्ट्रेट बीम इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। दूसरा हमारे पास हो सकता है रेडियल सोर्स, रेडियली इमिटिंग सोर्स। ये रेडियली इमिटिंग सोर्स क्या है? जो स्फेरिकली इमिट करती हैं, रेडियली और स्फेरिकली इमिटिंग सोर्स। जैसे कोई बल्ब या जैसे सन, ये क्या होती हैं सोर्सेस? ये लाइट सोर्सेस, ट्राई टू पिक्चर देखिएगा, ये लाइट सोर्सेस इस तरह से तमाम डायरेक्शंस में लाइट एमिट कर रही होती हैं, इन ऑल डायरेक्शंस स्फेरिकली, रेडियली, इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली, इवनली। यहां से निकलने वाली बीम ऑफ लाइट इस तरह से लाइट स्प्रेड कर रही होगी। किसी वक्त लाइट को देखोगे तो लाइट स्प्रेड होगी। तो अगर ये सोर्स, ये वाली जो मैं रेडियल सोर्स बना रहा हूँ, इफ दिस सोर्स इज इमिटिंग अ फ्लैश ऑफ लाइट, गौर करना बेटा बातों पे। अगर ये सोर्स एक फ्लैश ऑफ लाइट एमिट करे, अगर इसमें से एक फ्लैश ऑफ लाइट निकले, यार ये बहुत ही बुरा फ्लैश ऑफ लाइट दिखा रहा हूँ मैं, बहरहाल ट्राई करके। अगर हमारे पास एक ऐसा फ्लैश ऑफ लाइट एमिट करे यहाँ से, सो कहने से फ्लैश किसी वक्त यहाँ दिख रहा है जहां मैंने ब्राउन कलर से इस वक्त बनाया है, लेकिन ये लाइट तो अवे जा रही होगी ना। आप देखेंगे कुछ देर बाद ये फ्लैश ऑफ लाइट यहाँ स्प्रेड हो चुका हुआ होगा, फिर ये यहाँ स्प्रेड हो चुका हुआ होगा। कहने से यहाँ पे मसला ये है
कि जो लाइट का अमाउंट इमिटेड है, एनर्जी जो इमिटेड है वो स्प्रेड होती जा रही है, तो यूनिट एरिया के ऊपर जो लाइट पड़ेगी, एनर्जी पड़ेगी, वो कम होती जाएगी। ऊपर देखो जरा, पहली वाली केस में जो यूनिट एरिया के ऊपर लाइट फॉल करेगी वो कितने भी बड़े डिस्टेंस के बाद देखोगे तो वो सेम रहेगी। तो रेडियल एमिशन वो होती हैं, रेडियल एमिटिंग सोर्सेज वो होती हैं जिनमें जिनमें एनर्जी पर यूनिट एरिया कम होती जाती है, और ये सोर्सेज जो इमिटिंग इन वन डायरेक्शन होती हैं वो जिनमें एनर्जी पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम में सेम रहती है। ठीक है, तो गौर से देखें, हम यहाँ पे इंटेंसिटी की मेन डेफिनेशन पे जाते हैं, बल्कि मैं लिख ही लेता हूँ दोबारा। सोर्सेज मैंने सामने छोड़ दिए बना के आपके लिए, देखिएगा। अगर मैं इंटेंसिटी की मेन डेफिनेशन लिखूं कि इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो चेक करना बेटा, हम कह सकते हैं हमारी सोर्स नंबर 1 में, ये जो मैंने ऊपर बनाई, इसमें इस सोर्स में एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जबकि ऐसी रेडियल सोर्स जो होगी, जो ये मैंने अब बनाई है रेडियल सोर्स, क्योंकि इसमें स्प्रेडिंग बढ़ती जा रही है तो एनर्जी पर यूनिट एरिया कम होती चली जाएगी। सो कैन वी से रेडियल सोर्स की इंटेंसिटी डिस्टेंस वाइज कम होती जाती है। लेकिन वो सोर्सेज दैट एमिट इन वन डायरेक्शन, मैं भी लिख पाऊंगा ये सारी बात, पहले अच्छे से समझ लो। द सोर्सेज दैट एमिट इन वन डायरेक्शन हैव अ कांस्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग एनी डिस्टेंस। पहली बात क्लियर हो गई है। इस वक्त हमने इंटेंसिटी में डिक्रीज, एनर्जी में डिक्रीज बताया है ड्यू टू स्प्रेडिंग, कि ड्यू टू स्प्रेडिंग पहली सोर्स में कोई लॉस नहीं है, पहली सोर्स में कोई इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं है, दूसरी सोर्स में डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक दूसरी भी तो वजह होती है एनर्जी कम होने की, और वो है एब्जॉर्प्शन। तो चेक करें, अगर यहाँ मीडियम में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, तो जो बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रही है, मैं अलग से बना देता हूँ कि हमारे पास कोई लाइट का सोर्स था और यहाँ से एक लाइट बीम एमिट हो रही थी। हम कह रहे हैं जी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर रास्ते में एब्जॉर्प्शन हो रही होगी मीडियम में, तो क्यों नहीं कम होगी? यहाँ पहुंच के एनर्जी जो रिमेनिंग होगी एब्जॉर्प्शन की वजह से कम हो गई होगी ना। इसका मीनिंग इंटेंसिटी के डिक्रीज होने की दो वजह हो सकती हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन बाय मीडियम, एक होता है स्प्रेडिंग इन द मीडियम। ऐसी sources that emit in one direction, their intensity decreases due to absorption only. But ऐसी sources that emit in all directions radially like this, their intensity decreases due to two reasons. एक है intensity decrease due to absorption of energy in the medium, और दूसरा है decrease in intensity due to spreading of waves, spreading of energy as emission takes place radially in all directions. All right, लिखना है बेटा थोड़ा सा इसके लिए जल्दी से, फिर मैं कॉपी करने का टाइम तुम लोगों को दे दूंगा। ऐसा लिखिएगा कि decrease in intensity, the decrease in intensity may be caused decrease in intensity may be caused due to two factors. Due to two factors. अब बुलेट्स बना लो। एक फैक्टर है absorption of energy by a medium, और डिक्रीज इन इंटेंसिटी का दूसरी वजह है स्प्रेडिंग of energy in all directions. ये दो आपने लिख लिया ना। अब यहाँ पे जरा मैं दे दूंगा टाइम बेटा से कॉपी करने के लिए, थोड़ा सा लिखो इसके लिए अलग लाइन बना के कि
a radiation source, a radiation source which emits a radiation source which emits in one direction only, brackets में लिख लें, as a straight beam, as a straight beam has a constant intensity if absorption by a medium is negligible. Absorption by a medium is negligible. हाँ, अगर absorption होगा तो फिर जाहिर है considerable हो जाएगा, right? अगली लाइन में अलग लाइन में लिखते हैं कि the intensity, अहम बात है बेटे वाली, हाँ, the intensity of a radially emitting source decreases with distance. Decreases. The intensity of a radially emitting source decreases with distance. Decreases with distance. Due to spreading and also due to absorption by the medium. Copy करो बेटा quickly. Diagrams हैं, इन्हें भी ले लीजिएगा अपने पास. This is the complete thing. चलो बेटा. अच्छा, आपने एम्पलीट्यूड के लिए जो वर्क करवाया था वो दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना. मैं भेज दूंगा बेटा स्क्रीनशॉट, वो इस पे तवज्जो. ऑलराइट बेटा, ये जो चीजें बनती हैं, जैसे ये इस कॉपी कर लिया होगा अब तुम लोगों ने, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा. देखो इस वक्त जो स्क्रीन पे सेंटर पे जो चीज है, इसका ऐसी छोटी छोटी डायग्राम्स का फायदा क्या है? एग्जाम से पहले रिवीजन में बड़ी हेल्प हो जाती है. तो इस वजह से इनको जरूर ले लिया करो, है ना. मैं भेज भी देता हूँ तो अपने पास नोट्स में डाला करें. मैं अली नहीं समझ सका. अली शकील क्या बोला है तुमने? मैं नहीं समझ सका तुम्हारी बात. अ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिस रेडियली इमिटिंग कॉन्सेप्ट गोज फॉर, क्या लिखा है? MIR. अच्छा, बिकॉज आपने यूवी सोर्स बनाई, अल्ट्रावायलेट सोर्स बनाई. मैंने तो अल्ट्रावायलेट शायद कहीं नहीं लिखा था वैसे.
मैं तो जनरल रेडिएशन सोर्स की बात कर रहा था। अम, चलें बहरहाल, मुझे समझ नहीं आया बेटा, ये दोबारा से अपना क्या, कैन वी यूज फ्रीक्वेंसी स्क्वायर कॉन्सेप्ट, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती हैं। यार असल में मैंने कहा था, मैंने दोबारा मैं बोल देता हूँ, ये लाइबा कॉपी भी कर लेना, तुमने कहा था दिखा दें। मैं ही कह रहा था, गौर से सुनो, सबसे पहले तो यूं कर लो इस बात को कि अलग अलग वेव सोर्सेज होंगी, अलग अलग वेव्स होंगी, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी, लेकिन एक वेव जब अपनी सोर्स से निकल जाती है ना, प्रोड्यूस हो जाती है, तो फिर उस वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो नहीं सकती। एक दफा बस चेंज होती है, यानी एक दफा जो फ्रीक्वेंसी मिल गई वो चेंज नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस इफ वेव एंटर्स, डिफ्रैक्ट्स, इंटरफेयर्स, कुछ भी कर ले। तो मैंने यहाँ ये कहा था कि कोई वेव प्रोपेगेट करे तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, उसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। अगर इंटरफेरेंस, या किसी बच्चे ने सुपरपोजिशन का वर्ड यूज किया था जो हम पढ़ेंगे आगे, अगर वेव सुपर इम्पोज कर जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उससे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती कुछ भी हो जाए, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी किसी वेव की उसकी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हर अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इस हिसाब से अलग अलग इंटेंसिटीज होंगी, और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिटरमिन करेगा इंटेंसिटी के रिलेशन को, ये भी बात फैक्ट है। यहाँ इस बात पे जोर दिया था कि अगर एक वेव प्रोड्यूस हो गई, किसी सोर्स से बाहर आ गई, तो वंस वो वेव बाहर आ गई तो उसकी इंटेंसिटी बदल नहीं सकती ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड की वजह से चेंज हो सकती है। यानी एक वेव में अगर आपसे कहें कि चेंज इन इंटेंसिटी की रीजंस दो, तो सिर्फ एक रीजन हो सकती है चेंज इन इंटेंसिटी की, और वो है चेंज इन एम्पलीट्यूड। चेंज इन फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। अब इसके साथ मैंने वैसे बड़ा क्लियरली कहा था कि यूं जरूर हो सकता है कि दो अलग अलग वेव्स हों, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हों, और उनकी इंटेंसिटीज को कंपेयर करा लिया जाए, ये एक अलग फैक्ट है, ये एक अलग बात है। ठीक है, यहाँ से जल्दी से आओ ताकि मैं कुछ क्वेश्चंस भी तो करा पाऊँ यहाँ तक की बात के। अब ये सारी बात हो गई है, ये आपने इसकी पिक्चर से ले ली होगी, जो भी कर लिया होगा। अब बेटा ध्यान से देखना, इसका मैथमेटिक्स के लिहाज से हम जितने कर रहे थे ना इक्वेशंस, ये उसका आखिरी, ऑलराइट। बेटा हाँ, प्रोग्रेसिव वेव के लिए सही है अभी, बट आपके क्वेश्चंस थोड़े से आगे जा रहे हैं, बाकी बच्चे तंग होंगे, इस वजह से मैं करेंगे ना स्टेशनरी वेव, उस वक्त कर लेंगे इंटेंसिटी का फर्क, आप रियलाइज करेंगे कि इस वक्त जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टेशनरी वेव के लिए हम इसी तरीके से बात करते हैं, बहरहाल वो हम पढ़ेंगे जब सबके साथ स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, उस वक्त बात कर लेंगे। ये प्रोग्रेसिव वेव के लिए भी ठीक है, स्टेशनरी के लिए भी। आगे बढ़ो बेटा, ध्यान देना एक एक बात पे। ऐसी सोर्स जो रेडियली इमिट करे, अभी लिखना नहीं सिर्फ सुनना, ऐसा लिखने जा रहे हैं कंडीशन के फॉर और रेडियली इमिटिंग, ऐसी सोर्स जो स्फेरिकली तमाम डायरेक्शंस में इक्वली इमिट कर रही हो। रेडियली, अब तो समझते हैं ना रेडियल का मतलब, बस दोबारा ना लिखो ना, रेडियल और स्फेरिकल सिमेट्री। तो बस फॉर अ रेडियली इमिटिंग सोर्स, ऐसी सोर्स जो सारी डायरेक्शन में इमिट करे, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी detected at a distance is inversely proportional to square of the distance। लेकिन कब? जब मीडियम में एब्जॉर्प्शन ना हो। if absorption by medium is negligible, तो फिर ये डिक्रीज जो आएगा डिस्टेंस के साथ, ये किस वजह से आएगा? स्प्रेडिंग की वजह से। if absorption by medium is negligible, it's too small to be considered। ऑलराइट, तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास केस क्या है कि इंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मीनिंग, अगर आपसे कहा जाए कि जी एक रेडियली इमिटिंग सोर्स थी, ध्यान से देखना बेटा, एक रेडियली इमिटिंग सोर्स थी, मैं भी वो लिखवाऊंगा आपको, उससे 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी है आई,
तो 10 मीटर्स पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम कह सकते हैं I डिवाइडेड बाय 4। डिस्टेंस डबल होगा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसी सोर्स जो रेडियली इमिट करे और मीडियम में एब्जॉर्प्शन उसकी कोई ना हो, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। लिखना शुरू करो बेटा इसको, ऐसा लिखो, अब वर्ड्स में लिखो, फिर ये कॉपी करना जो मैंने लिखा है। फॉर अ रेडियली इमिटिंग सोर्स, for a radially emitting source, intensity decreases for a radially emitting source, intensity decreases with distance from the source intensity decreases with the distance from the source right right अब नई लाइन में लिखो, if absorption by a medium is negligible, if absorption by a medium is negligible, if absorption by a medium is negligible, the intensity is inversely proportional to square of the distance intensity is inversely proportional to square of the distance from the source। बेटा जो इसका स्क्रीन पे दिख रहा है वो कॉपी कर लो जल्दी से अपने पास, प्रॉपर्ली इसी तरीके से कॉपी करना। ऑलराइट अटेंशन दीजिएगा, ये सब कॉपी हो गया होगा आपके पास ना। बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी आई क्या लिखी हुई है, ये इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स है, ये इंटेंसिटी डिटेक्टेड है, तो गौर से देख लेना, ये इंटेंसिटी डिटेक्टेड है, इंटेंसिटी मेजर्ड, इंटेंसिटी डिटेक्टेड, राइट। ये आई शोज लिखना अपने पास कहीं, इंटेंसिटी detected at distance or from the source। all right, ये है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक सारी बात कंप्लीटली कन्वे हो गई होगी आई होप बच्चों को। राइट बिफोर, अब ये मैं इसकी स्क्रीनशॉट्स भेज भी दूंगा, तुम लोग खुद भी देखते रहना अपने पास। बेटा मैंने एक इंटेंसिटी का डॉक्यूमेंट भेजा था, पेज भेजा था, यहाँ पे उसको सीखने का काम है। आपको मिला था 2 पेजेस के ऊपर, असल में वो तो मैं प्रिंट करा के यूजुअली देता हूँ ना नॉर्मल क्लासेस में, तो मेरे पास वो 2 पेजेस प्रिंटेड थे। मतलब 2 पेजेस दिख रहे थे, लेकिन वो दोनों सेम थे, आपको एक का प्रिंट लेना था। तो बहरहाल चलें तो देखिएगा बेटा, यहाँ पे ऐसे कर लूँ तो शायद ज्यादा करने सबको देखना, एक साथ दिख जाएंगे सारे। बेटा यहाँ पे 4 केसेस हैं और इन 4 केसेस की मैथमेटिक्स बनानी है, और देखना किसी में गलती ना हो आपसे, एक एक स्टेप को सही करना।
ये डायग्राम आपके सामने होगा आई होप। और मैं जो भेज रहा हूँ डायग्राम्स आगे भी आएंगी। याद बस ये रखना कि अगर मेरे पास कलर्स हैं तो आप उसका प्रिंट या तो कलर प्रिंट ले लें, अगर नहीं ले सकते हैं तो नॉर्मल प्रिंट लेके उसके ऊपर मार्कर से कलर्स कर लेना, वरना फंसते रहोगे आगे, तंग करने वाली चीजें ये। गौर से देखो पहली पिक्चर, फर्स्ट वन। इस पहली पिक्चर में, इन चार पिक्चर्स में से पहली पिक्चर की कंडीशन लिखने जा रहा हूँ। द फर्स्ट कंडीशन, दिस वन। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ दिख रहा है कि भाई दो वेव्स हैं ए एंड बी। ए जो रेड में बनी हुई है उसका एम्पलीट्यूड ए है और बी वाली का एम्पलीट्यूड 2 है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ए चलें, हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ए इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बी से स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा, वरना हाफ लगाना पड़ता, अभी डबल से काम चलेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए, ऐसा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ए। ठीक। तो वैसे तो डायरेक्टली समझ आ रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड डबल है तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन मैं पहली दफा करके दिखा रहा हूँ। क्या कह सकते हैं कि अगर हम निकालें इंटेंसिटी ऑफ ए तो वो निकलेगा के इंटू ए स्क्वायर, और अगर इंटेंसिटी ऑफ बी निकालेंगे यहाँ पे तो वो निकलेगा हमारे पास के इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, वो कितना है 2a। तो क्या इंटेंसिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा ये 4 टाइम्स के इंटू ए स्क्वायर, वेयर के इंटू ए स्क्वायर खुद क्या है, के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है ना, चेक करो बेटा, ये के इंटू ए स्क्वायर क्या क्वांटिटी है, इजंट इट एम एम इंटेंसिटी ऑफ ए। तो हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे हमने सीखा कि इंटेंसिटी ऑफ बी is 4 times the intensity of wave A. अब मेरे पास बहुत नीटनेस नहीं हो पाई है, थोड़ी सी कोशिश करके तमीज से आप लोग एक एक चीज को मिस कुछ नहीं करना। स्टेटमेंट नंबर 1, नंबर 2, और इस तरीके से कंप्लीट करें इसको। ये फाइनल स्टेटमेंट है कि इंटेंसिटी ऑफ ए इज 4 टाइम्स, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ बी इज 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ ए। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो बेटा कोई। पहली बात खत्म हुई। केस नंबर 2 चेक कीजिएगा। कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने, कुछ मिस तो नहीं हुआ? इतना डिटेल दोबारा नहीं कर पाएंगे बेटा, फिर तो क्वेश्चन में अप्लाई करना है इसमें प्लीज। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इसमें दिखाना। नाउ नेक्स्ट इज, चेक कीजिएगा यहाँ। देखो बेटा दो वेव्स हैं सी और डी। वेव सी का जो टाइम है, रेड वाली वेव का जो टाइम पीरियड है, वो डबल है वेव डी के टाइम पीरियड से। तो मैं चीजें लिखना शुरू करता हूँ, पूरी तवज्जो रखना, फिर कॉपी करने का टाइम दे दूंगा। हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है सी का, वो ट्वाइस ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ वेव डी है। अच्छी तरह देखो, ऐसे ही है। वेव टी का जो टाइम पीरियड है, वेव सी का जो टाइम पीरियड है, वो ट्वाइस है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ सी विल बी हाफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ सी हाफ हो जाएगी।
जब टाइम डबल है। क्या इस बात को यूं कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है डी की वो डबल है फ्रीक्वेंसी ऑफ सी। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का, ट्राई करो देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। द एम्पलीट्यूड ऑफ डी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सी। क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी एक की डबल है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी डबल है, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, जैसा ऊपर सॉल्व किया था उस तरह दोबारा ना करना पड़े हमें। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं और डायरेक्टली लिख देंगे कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला है कि अगर एम्पलीट्यूड सेम हो, ट्रीट किए जाएं एज अ कांस्टेंट। हमने कहा था एम्पलीट्यूड कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। इस सी और डी के लिए उसको कांस्टेंटली ट्रीट किया जा सकता है ना। तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के इनटू एफ स्क्वायर। सो कैन वी से इंटेंसिटी of wave D, the green one, which has double the frequency, is 4 times the intensity of wave C. Copy कर लो। Case number 2 solved. केस नंबर 3 देख लो, फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तो कॉपी वॉपी कर लेना आराम से। केस नंबर 3 में एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड डबल है, जो रेड से बनी हुई है उसका एम्पलीट्यूड डबल है, लेकिन नोट करो साथ साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ है क्योंकि टाइम भी डबल है। सो क्या इस बात को इस तरह से चीजें लिख सकते हैं कि इस केस में, केस नंबर 3 में, जो एम्पलीट्यूड है, कौन सी वेव का एम्पलीट्यूड है ई का, वो डबल है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एफ से। ठीक है, लेकिन उसका साथ साथ में टाइम भी डबल है। टाइम पीरियड ऑफ ई इज ट्वाइस ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एफ। जितने टाइम में वेव एफ का एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है, उतने टाइम में वेव बी, सॉरी, वेव एफ का एक साइकिल कंप्लीट होता है, उतने टाइम में वेव ई का हाफ साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ। क्या हम कह सकते हैं ऐसे में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ई इज हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एफ। और फर्स्ट और थर्ड लाइन को पढ़ के एम्पलीट्यूड डबल है, फ्रीक्वेंसी हाफ है, हम कह सकते हैं ना कि हमने लास्ट इक्वेशन में पढ़ा था कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, क्या इस बात को लेके कह सकते हैं एक डबल हो रहा है और एक सेम हो रहा है, इस लिहाज से इंटेंसिटी ऑफ ई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ वेव एफ। आप में से बहुत सारे बच्चे पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे रिजल्ट, अच्छी बात है, लेकिन सॉल्व करना था बेटा बाकी बच्चों के लिए भी, सबके लिए। ठीक है, करके देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड को डबल करो, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दो, तो एम्पलीट्यूड की जगह आ जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द सेम अगेन। सही है, जिसका एम्पलीट्यूड डबल है उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ है, और इंटेंसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। अब आ जाए केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का, सॉरी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी का नहीं, ये डिस्टेंस रिलेटेड है। और वो क्या है जरा देख लो अच्छी तरीके से। केस नंबर 4, एक वेव सोर्स है, रेडियली इमिटिंग सोर्स। सबसे पहले तो कहीं लिख लेना चाहिए तुम लोगों को अपने शीट पे कि ये रेडियल सोर्स है, दिख भी रहा है रेडियल सोर्स है। और वो ये कि जो P है, पॉइंट P इज एट डिस्टेंस x। तो हम एक और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, बना लेते हैं अपने लिए। एक पॉइंट है Q, वो है डिस्टेंस
2x पे, और पॉइंट किधर है? अगर ये पॉइंट P है तो पॉइंट Q इससे डबल डिस्टेंस पे, कहीं मैं बना देता हूँ कि P पॉइंट तो ये रहा, एक ही बात है, वहां बनाए यहाँ बनाए, और पॉइंट Q इज हियर। इफ दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, उसका डिस्टेंस x है तो इसका डिस्टेंस 2x है, लिख भी दिया हमने, हाईलाइट हो गया। क्या ये कहा जा सकता है कि रेडियल इमिटिंग सोर्स है, तो जो भी इंटेंसिटी Q पे होगी वो इंटेंसिटी डिस्टेंस के डबल हो जाने की वजह से 1/4 हो जाएगी, वो हो जाएगी इंटेंसिटी एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हो गया डबल तो इंटेंसिटी हो गई 1/4, अगर रेडियली इमिटिंग सोर्स है और मीडियम में एब्जॉर्प्शन नहीं है। बेटा ये सारी बात है, ये मैं तुम लोगों को भेज भी दूंगा, इसको अपनी नोटबुक पे एक एक चीज को कॉपी करना और समझना, ऑर्डिनरी नहीं लेना, पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये भेज दूंगा इस सारा डॉक्यूमेंट बना, ठीक है जी। आ, क्या ENF के बारे में मैं समझा नहीं हूँ लाइबा, क्या कहा आपने? केस 3 में कोई चेंज नहीं आएगा इंटेंसिटी ऑफ ए। हाँ, केस 3 में E और F है ना, सेम इंटेंसिटीज है, ट्रू। ये केस 3 बेसिकली पास पेपर से क्वेश्चंस हैं, देखेंगे आप जब क्वेश्चंस करने पे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेटा मैं एक दफ़ा अटेंडेंस ले लूँ तुम लोगों की और उसके बाद, ठीक है सही है, मैंने अटेंडेंस ले लिया आप लोगों का। नाउ ये सारी बात थी वन नोट से, जहाँ से हम कर रहे थे, मेरे नोट में ये वाली चीज़ें थी, ये मैं अभी पिक्चर भिजवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। इंटेंसिटी आज का हमारा मेन टॉपिक था और इंटेंसिटी से रिलेटेड सारी बातें हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो फर्दर इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा और आपको आज इंशाल्लाह उनको ट्राई कर लेना कल की क्लास से पहले, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, यहाँ से मैं ऑफ कर रहा हूँ क्लास को बेटा, खुदा हाफिज़।